Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. तो 10 states का NTSC stage 1 conduct हुआ on 13th of December and Delhi was one of that जिसका पेपर कंडक्ट हुआ है एंड उसमें जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है सैट, आपको पता है NTSC के दो एग्जाम्स होते हैं, एक होता है सैट एक होता है मैट। तो सैट में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके भी मैं slowly I'll be uploading the detailed solutions of those states also। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दिल्ली के सॉल्यूशंस ऑफ फिजिक्स। देखो तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, दैट इज अ साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय। आप बोलो आपके पास दो साउंड्स हैं, एक है साउंड 1 और एक है साउंड 2। इन दोनों की पिच भी सेम है और इन दोनों की लाउडनेस भी सेम है। तो आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश किस बेस पे कर पाओगे? इनकी वेवलेंथ, वेलोसिटी, क्वालिटी या टोन के बेस पे। सो एक बहुत ही बेसिक सा आंसर और एक बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर है कि आप साउंड की जो क्वालिटी होती है उसके बेस पर ही आप उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। एक बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है, और उस शोर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसकी पिच और लाउडनेस जो है वो सेम है एज पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय अ गिटार। तो आप उन दोनों की जो क्वालिटी होगी ना उसके बेस पे आप जज कर पाओगे कि एक साउंड जो गिटार का है और एक बच्चों के शोर का है, दैट इज कॉल्ड एज द क्वालिटी। वेव फॉर्मेशंस होंगी कैसे, ये दोनों चीजें सेम हो सकती हैं पर क्वालिटी जो है वो क्या करवाएगी, डिफरेंशिएट करवाएगी। तो इसका आंसर हो गया क्वालिटी। नेक्स्ट, वाटर पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ लेवल 10 मीटर बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड के 10 मीटर नीचे से जो एक वाटर का पंप है वो पानी को लिफ्ट कर रहा है और किस रेट पे कर रहा है, 30 kg पर मिनट। नेग्लिजिबल वेलोसिटी मतलब वो उसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं कर रहा है, वर्क सिर्फ वो उस पर इतना कर रहा है कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो कवर अप हो जाए। कैलकुलेट द मिनिमम पावर द पंप शुड हैव टू डू दिस वर्क। देखो पावर जो होती है बेसिक वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन है, पावर इज योर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब वर्क जो यहां पर हो रहा है दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी और उसमें हमें पता है वर्क इज mgh अपॉन टाइम। अब ये जो आपका m अपॉन t है आप इसको मास फ्लो रेट m डॉट मान सकते हो इंटू g इंटू h। तो m डॉट यहां पे जो दे रखा है आपको दैट इज 30 kg पर मिनट इंटू, अब देखो यहां पे ना जो आपको आंसर्स दे रखे हैं वो 49 ऐसे दे रखे हैं, तो आपको ना जी यहां पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, 10 मत ले लेना नहीं तो गलत हो सकता है। h जो है आपको यहां पे लेना है 10 मीटर क्योंकि 10 मीटर नीचे से आपको वो करना है। बस इसको सॉल्व करो। अब एक काम करना पड़ेगा आपको इसमें कि आपको जस्ट वेट, ये आपका 10 मीटर्स है, क्लियर है। तो चलो अब 30 kg पर सेकंड करना चाहता हूं तो मुझे 1 मिनट को 60 सेकेंड्स लिख लेना चाहिए। सो दिस विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। कितने मीटर हो जाएगा ये, दैट विल बी 10 मीटर्स। चलो अब कर लो सॉल्व इसको, ये 2 जा और ये जाएगा आपका 4.9। तो इसको पूरे को जब आप सॉल्व करोगे दिस विल 4.9 इंटू 10, दिस विल बी 49। यूनिट्स क्या बने, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये कैसे यूनिट बन गए भाई, चलो इसको थोड़ा सा दुरुस्त करता हूं मैं यूनिट्स को। 49 तो ये बना आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू 1 अपॉन सेकेंड। ये होता है आपका न्यूटन, ये है आपका मीटर, तो न्यूटन मीटर बन गया जूल। अपॉन सेकंड में करोगे तो जूल पर सेकंड होता है वॉट। तो 49 जूल पर सेकंड बोल लो या आप वॉट बोल लो, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उसने बोला है 6 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर ऐसे लगाए हुए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम किस किस के अक्रॉस आ सकता है, ए बी, बी सी, ए सी या सभी के क्रॉस। अब ये तो निकालना पड़ेगा। ए बी का चेक करते हैं। ए बी का चेक करने के लिए अज्यूम करो यहां पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी,
ठीक है। तो अब इसका जो नेट बनेगा आर आर जब पैरेलल में लगे r/2, इसका बनेगा r/3। अब ये r/2 और r/3 ये किस में है, सीरीज में, तो r/2 प्लस r/3 ये कितना हो जाएगा अपॉन 6 करो इसको, 3r प्लस 2r, दिस विल बी 5r अपॉन 6, ये हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये 5r अपॉन 6 इसके साथ पैरेलल में, तो r नेट जो निकल के आया आपका दैट इज 5r अपॉन 6 इंटू r अपॉन 5r अपॉन 6 प्लस r, तो ये बना आपका 5r स्क्वायर अपॉन 6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 11r अपॉन 6, 6 से 6 गया, r से r गया, ये बचा 5r अपॉन 11। जरा इसको देखो कितना बनेगा ये, दिस विल बी 11 4 जा 44, पीछे बचा 60, 11 5 जा 55, 50, फिर बना ये 11 4 जा 44, 60, फिर 11, ये बनेगा 0.4545 ओम्स। याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इसके अक्रॉस जो बनेगा आपका 0.4545 ओम बनेगा, 0.4545 ओम। अब बी और सी के अक्रॉस देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, इसके अक्रॉस देखना है तो ये वाले जो दोनों है वो सीरीज में हो जाएंगे, r/2 और r, तो कितना हो जाएगा वो r/2 प्लस r, दैट विल बी 3r/2। अब ये वाला 3r/2 और ये वाला r/3 किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, तो 3r/2 इंटू r/3 अपॉन 3r अपॉन 2 प्लस r अपॉन 3, सो दिस विल बी 3r स्क्वायर अपॉन 6 होल अपॉन 9r प्लस 2r 11r अपॉन 6, ये गया 6 से 6 r, तो 3r अपॉन 11 गया, ये बनेगा आपका अप्रोक्सीमेटली इट विल कम आउट टू बी, हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बी और सी के अक्रॉस निकाल रहे हैं। आई बात समझ में। तो दिस विल बी अराउंड 0.2, ये 30 है, 20 और बना पीछे 80, तो 11 7 जा 77, 30, फिर उसके बाद आया आपका 2, तो अराउंड आपका ये दिस मच आर, तो ये आर जो टर्म है हम साथ में लेके चलेंगे, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा उसको, तो यहाँ पे भी आर ओम्स ये ऐसे आपका निकल के आया। समझ में आई बात आपको। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 2r आ जाएगा ये, तो 9 प्लस 2r बन गया आपका 11r अपॉन 6, तो ये बन गया। अब चेक करना, अच्छा इसका लिख दूं मैं, बी और सी के क्रॉस लिख दूं, तो बी और सी के क्रॉस जो आया हमारा दैट इज 0.272 r ओम्स, ये r चल रहा है यहाँ पे। इधर चलो ए और सी के क्रॉस, तो ए और सी के क्रॉस जब हम बात करूंगा तो ये दोनों सीरीज में आएंगे, पहले r/3 और r, तो दिस विल बी r अपॉन 3 प्लस r, सो हाउ मच इट विल बी 4r अपॉन 3, तो ये 4r अपॉन 3 जो होगा वो किसके साथ आएगा, हम किसके क्रॉस चेक कर रहे हैं, ए और सी के क्रॉस, तो r/2 के साथ पैरेलल में आ जाएगा वो, 4r/3 इंटू r अपॉन 2 होल अपॉन 4 upon 3 plus r upon 2. So this will be like this. This will be 4r square upon 6 divided by 8 plus 3 11r upon 6. ये गया ऐसे, r से r गया, तो 4r upon 11 बना, तो ये निकल के आया आपका कितना 40, 33, 0.3 70 आया, तो 11 6 जा 66, 40 11 3 जा 0.363 r ओम्स आएगा। अब देखो उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम किसके बीच में निकल के आ रहा है, तो इधर तो आया हमारा 0.363, मैक्सिमम किसके बीच में आ रहा है, ए एंड बी के बीच में। तो पॉइंट इज आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, या आप इसको आर की जगह 1 ओम ले लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू kx, k की वैल्यू दे रखी है, उसकी एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब x 20 सेंटीमीटर हो। देखो F इज इक्वल टू k इंटू एक्स दे रखा है आपको, तो F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑल्सो, तो k इंटू एक्स, तो 0.3 इंटू ए इज इक्वल टू k की वैल्यू 15 न्यूटन पर मीटर है इंटू एक्स, तो अपॉन 10, एक्सेलरेशन यहां से निकल के आया 50x। अब कितने x पे पूछा उसने, 20 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे इसको इंटू 20 मत कर देना, आपको इसको इंटू मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसको 0.2 करना पड़ेगा।
तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे जो है इसकी एक्सेलरेशन निकल के आएगी। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि आपने जो यहाँ पे k की वैल्यू डाली न्यूटन पर मीटर चल रही है, तो x को भी मीटर्स में ही लेना पड़ेगा आपको। दैट इज द मेन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उस हिसाब से वो पूछ रहा है आपसे कि एक्सेलरेशन कौन से पार्ट में क्या कर रही है। तो अगर हम बात करें O से लेकर A तक, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे इसकी स्लोप कांस्टेंट हो गई। अगर स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप वेलोसिटी टाइम की देती है हमें एक्सेलरेशन, तो मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है O और A के बीच में। फिर हम A से B चलते हैं, 2-3 पॉइंट्स ले लो, मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ, तीनों पे टेंजेंट बनाता हूँ, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब बताओ टेंजेंट की स्लोप क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एक्सेलरेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी A से B के बीच में। तो A से B के बीच में एक्सेलरेशन हमारी क्या कर रही है? दैट इज डिक्रीज। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फाइन। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। 100 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी पे लग रही है और वो बॉडी वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम। कितने टाइम में हमें नहीं पता। अब बॉडी का मास हमें नहीं पता, टाइम मुझे नहीं पता, पर यह पता है कि 100 न्यूटन लगा के 10 की स्पीड उसने गेन कर ली। अब उसने बोला है इस फोर्स F की जगह आप कोई और F फोर्स लगा दो, F लगा दी, पता नहीं कितनी लगाई, ठीक है, और वो उसको डिसेलरेट करती है, मतलब उसको रोकती है, और बॉडी फाइनली फिर रेस्ट पे आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई उसकी। पर अगेन मास मुझे नहीं पता और टाइम का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस ये कहना है, ये बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे आनी चाहिए। अब 5 सेकंड में आए, 50 सेकंड में आए, कितने में भी आए, उसको उससे मतलब नहीं है, बॉडी शुड कम टू रेस्ट। हैड इट बीन, अगर वो बोलता कि 100 न्यूटन की फोर्स ने 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कर दी, मान लो 5 सेकंड में, ठीक है, तो उस केस में कितनी फोर्स आप लगाओ ताकि 5 सेकंड में ही वो बॉडी रुक जाए, तो उस केस में क्वेश्चन हो सकता है, तो सेम फोर्स लगानी पड़ेगी। पर यहां पे वो टाइम का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि उसने 10 की स्पीड गेन कर ली, कितने टाइम में पता नहीं, रेस्ट पे आ गया, कितने टाइम में पता नहीं। तो वो बोल रहा है जो नई फोर्स लगाई वो क्या हो सकती है, वो तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, क्योंकि रोक तो ये भी देगी, रोक तो ये भी, हाँ ये जरूर है जो 100 से ज्यादा होगी वो जल्दी रोक देगी, ये थोड़ा धीरे रोकेगी, ये अपने हिसाब से रोकेगी, तो रोक तो सभी देंगी, तो ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 1 इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी, 10 वोल्ट पे है और एक आपका 100 वोल्ट पे है। एक चार्ज को आप ए से बी लेके जाना चाहते हो, चार्ज को ए से बी लेके जाना चाहते हो, 18 जूल का वर्क कर रहे हो आप उस पे, चार्ज की वैल्यू बताओ। देखो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 100 और 10 के बीच में 90 का। वर्क डन 18 जूल दे रखा है, चार्ज बताना है आपको, तो चार्ज विल बी 18/90, 9 10 90, 9 2 18, 0.2 कूलम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट? दैट इज 0.2 कूलम्स। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा नहीं करेक्ट है? 3 करेक्ट है, गलत है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आउटसाइड इज नॉर्थ टू साउथ पोल, सही है ये। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड इज साउथ टू नॉर्थ, ये भी सही है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमें बताता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। मैग्नेटिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये गलत है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने बार मैग्नेट देखा होगा, तो बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं और उसके अंदर भी साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना यहाँ पे जो इसने लिखी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर्स 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। मान लो टोटल डिस्टेंस डी है, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी है, तो उसने 1/5 कवर किया v1 से, बाकी कवर किया उसने v2 से। एवरेज स्पीड बताओ। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डी ले लिया और टोटल टाइम, टाइम 2 पार्ट्स में लगेगा। एक तो 1/5 जर्नी के लिए लेना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस d/5 अपॉन स्पीड थी v1, बाकी बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस सॉरी 4d/5 टोटल डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू v2, वेलोसिटी उसकी। तो इसको सॉल्व करना है बस, तो इधर लिया d अपॉन
d बाय 5, यहाँ पे हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 4d अपॉन 4, सॉरी d नहीं आएगा, दैट विल बी 4, 1/v1 एंड दिस विल बी 4/v2, d से d गया, so this will be 5v1 v2 अपॉन v2 प्लस 4v1। तो ये बन गया, कौन सा ऑप्शन बना है, 5v1, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 9th क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन क्या बन गया, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में, टाइम टेकन बताओ लाइट का इस थिकनेस को ट्रैवल करने में। देखो टाइम टेकन जो होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे थिकनेस लोगे आप स्लैब की, और स्पीड लोगे आप v, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है स्लैब में। तो ये निकालना है आपको। अब हम, मुझे और क्या चीज पता है, मुझे पता है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज c अपॉन v। c होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v होता है उस मीडियम में, और n उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से v क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी c बाय n, सो t अपॉन c बाय n, तो यह विल बी nt बाय c। तो टाइम कितना निकल गया है आपका, nt बाय c। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। वो बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ रियोस्टैट इज शोन इन फिगर बिलो। ये रियोस्टैट, आपको पता है रियोस्टैट होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसमें रख सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। वो बोल रहा है निग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है जी, एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस लेना है और वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम करंट बताने हैं। देखो जी, ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V बाय R। अब अगर मैं मिनिमम करंट चाहता हूं तो मेरे को रेजिस्टेंस मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और अगर मैं मैक्सिमम करंट चाहता हूं तो मुझे रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम लेना पड़ेगा। क्लियर है? सो अब मुद्दा ये है R मैक्सिमम क्या हो सकता है यहाँ पे। R मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे वो ये होगा, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है 0 से 30 जा रहा है, तो R मैक्सिमम में मैं 30 रख दूंगा इसकी वैल्यू। तो 10 और 20 जो है यहाँ पे वो तो आपके किस में है, पैरेलल में, 10 इंटू 20 अपॉन 30, इसमें मैं 30 ऐड कर देता हूँ। सो दिस विल बी 20 बाई 3 प्लस 30, सो दिस विल बी 110, 20/3, तो ये 90 और 2 110/3 ओम आ गया। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये आ गया। अच्छा, मिनिमम क्या लोगे आप रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस में यही 20/3 तो आएगा इसका, कौन सा, इसका, और इसको आप 0 ले लो उस केस में। तो आपका 20/3 ओम जो आया दैट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, और 2.2 आपको पता ही है वोल्टेज है, तो निकाल लो। आई मिनिमम जो निकलेगा आपका दैट विल बी 2.2 अपॉन आर मैक्सिमम, दैट विल बी 110/3। तो 2.2 इंटू 3 अपॉन 110, इसको हटाया इंटू 10 किया, तो 11 2 ज़ा 22, तो ये बना आपका 203 2 ज़ा 6 अपॉन 100। ठीक है, 10 ज़ा जाएगा ना यहाँ पे, तो ये बना 0.06 एम्पेयर। ये बना आपका आई मिनिमम। आई मैक्सिमम निकालना है अगर आपको, तो आप क्या करोगे, 2.2 अपॉन 20/3, सो दिस विल बी 22 अपॉन 10 इंटू 3/20, तो 2 10 ज़ा 22, 11 ज़ा 11 3 ज़ा 33 अपॉन 100, 0.33 एम्पेयर आया इसका आंसर। क्लियर है? तो आपका ये आई मैक्सिमम आया, तो 0.06 और 0.33 जो है आपका आंसर आया। तो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 0.06 एंड 0.33। आई होप आपको ये आया समझ में। आगे चलो, 3 पार्टिकल्स हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीएससी स्टेज 2 में आ रखा है क्वेश्चन ऑलरेडी, जो नेशनल लेवल का होता है। 3 पार्टिकल्स हैं, उनको आपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंका, ए को ऊपर फेंका, बी को नीचे फेंका, सी को हॉरिजॉन्टल फेंका, और तीनों जो हिट करते हैं ग्राउंड को वी ए वी बी वी सी से करते हैं। तो अगर जस्ट वेट, एक को तो आपने ऐसे ऊपर फेंका यू से,
एक को आपने यहीं से नीचे फेंका यू से, और एक को आपने ऐसे फेंका यू से। अब इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हो और काइनेमेटिक से भी कर सकते हो। मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे ए की मैं अगर बात करूँ, जब आपने थ्रो किया, इसको ए मान लो, ए ही है ना, ए थ्रोन अपवर्ड, बी इज थ्रोन डाउनवर्ड और सी को हॉरिजॉन्टल। तो ए के लिए बात करूँ, उसकी मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन पे कितनी है जो आपने उसको इम्पार्ट करी, अगर हाइट इसकी h है, ठीक है, सो दैट इज mgh प्लस हाफ mu स्क्वेयर। और जब ये स्ट्राइक करता है, ए मान लो ये करता है va से, तो बॉटम पे जब स्ट्राइक करेगा तो पोटेंशियल तो जीरो होगी, बची क्या सिर्फ हाफ mva स्क्वेयर। तो हाफ m यहाँ से कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचेगा 2gh प्लस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m इंटू va स्क्वेयर। ये गया, ये गया, तो va निकल के आया आपका अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस 2g इंटू एच। बी के लिए बात करो, सेम सिचुएशन, बी से जब बी को जब आपने थ्रो किया तो उस टाइम पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी इतनी थी, नीचे पहुंच के हाफ एम वी बी स्क्वेयर। तो यही सेम इक्वेशन बनी, तो वी बी भी निकल के आएगा आपका यू स्क्वेयर प्लस 2gh। सी की बात करूं तो सी की भी सेम सिचुएशन है, mgh। देखो डायरेक्शन मैटर नहीं करती काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम यू स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वेयर। तो वी सी अगेन यहाँ से कितना निकल के आया, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस 2gh। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हो, तो प्लस 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर है, 12 सेंटीमीटर पे रखा पोल से, इमेज इन्वर्टेड है, रियल और 5 सेंटीमीटर, तो नीचे बनेगी इमेज आपकी -5 सेंटीमीटर लोगे उसको। इमेज की लोकेशन बतानी है और फोकल लेंथ बतानी है। आपको पता है मैग्निफिकेशन होती है आपकी HI/HO इज इक्वल टू -V/U। तो इसका मतलब क्या हो गया, HI आपके पास -5 है, HO आपके पास 2 है, -V/U हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा U भी आपके पास -12 है, तो आई थिंक आई कैन पुट U हेयर एज -12। तो 2 6 12 हो गया, तो V यहाँ से निकल के आया -30 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन तो 30 सेंटीमीटर आ गई। अब मिरर इक्वेशन लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/-12। तो माइनस, सो दिस इज, एक मिनट, 1/f इज इक्वल टू अपॉन 60 ले लेंगे, -2 -5, तो f इज -60/7। तो ये जाएगा -7 8 56 40, 7 5 35 50, 7 7 49, -8.57 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो ये आ गई 8.57 और इमेज की पोजीशन आपकी निकल के आ गई। बहुत गंदा सा लिख दिया मेरे को, जरा इसको रब करने दो, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। तो एफ ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बना हमारा, हमारा ऑप्शन बन गया ये आई थिंक बी। इमेज की लोकेशन -30 और वो -8.6, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये मैंने जो आपके साथ अभी 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं दिल्ली के, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से, एंड मैं फ्रीक्वेंटली बाकी स्टेट्स के भी जो क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन फिजिक्स के सेट के वो अपलोड करता रहूँगा। फाइन, एंड सरल कॉन्सेप्ट वाली सीरीज तो हमारी चल ही रही है, उसमें यू कैन गिव योर सजेशंस की कौन कौन सी टॉपिक्स अगर आप चाहते हो मेरे से सरल एक्सप्लेनेशन, आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। फाइन, so I'll see you in the next video with the next state. Till then, just stay safe, keep revising. Thank you.